बच्चों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने मेंसुरेशन का पार्ट 1 इससे पहले पढ़ा था, जो कि वो पार्ट 1 आपका एकेडमिक लेवल के लिए भी है। बच्चों कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बेसिक बातों को बताती है कि किस तरह से अगर मेंसुरेशन आपको पढ़ना है तो कैसे आप उसका कितने तरह के आकृतियों का अध्ययन करते हो। बच्चों वो आपका मेंसुरेशन का पार्ट 1 था, जो कि आपका सब जहाँ पे काम आएगा एकेडमिक लेवल में और कंपटीशन लेवल में। बच्चों आज से जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा वो आपका केवल और केवल कंपटीशन लेवल का ही होगा। प्यारे बच्चों आइए हम पार्ट 2 पे चलते हैं मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं पुराने वीडियो से ही संबंधित कुछ बातें करूँगा। बच्चों यहाँ पर हमने आकृतियों को 2 भागों में बांटा था। एक आकृति थी 2D आकृति, एक 3D आकृति थी। बच्चों आकृति मतलब फिगर, यहाँ पर फिगर में लिख देता हूँ। फिगर मतलब क्या हो गया बच्चों? आकृति हो गया। ठीक है, इसको 2D को क्या कहा गया था? द्विविमीय आकृति कहा गया था। प्यारे बच्चों द्विविमीय आकृति कहा गया था। और जो 3D था वो आपका त्रिविमीय आकृति कहा गया था। प्यारे बच्चों इसको त्रिविमीय आकृति कहा गया था। आप ध्यान रखिएगा, उसमें अगर थोड़ी सी बातें आपको लगती है कि समझ में नहीं आ रही तो पहला आप पार्ट देख लोगे ज़रूर बच्चों, उसमें मैंने पूरा तरह से क्लियर कर दिया है। आपको आज जो पढ़ना है आपको द्विविमीय आकृति में, वो भी आपको पढ़ना बच्चों वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में उस दिन आपको वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, लेकिन आज मैं फिर वृत्त के बारे में थोड़ा सा आपको आगे ले चलूँगा। वृत्त में क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों आपको। वृत्त पहले तो ये जानिए वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों वृत्त आपको इसको मैं परिभाषित करता हूँ और वृत्त से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चों, उसको आप एक एक करके जानिए। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं बच्चों, सर्कल कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी परिभाषा कैसे दी जाए, तो परिभाषा लोग अलग अलग तरह से देते हैं बच्चों। आपके समझने के लिए सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी, आप ध्यान सुनिए कि समतल पर बहुत अनंत बिंदु हों। समतल पर अनंत बिंदु हो बच्चों, अनंत बिंदु हो। ऐसे आप इस तरह से भी बिंदुओं को बढ़ा सकते हो, ऐसे भी बढ़ा सकते हो, ऐसे आपका समतल पर अनंत बिंदु हो। अब उसमें एक बिंदु को स्थिर कर लीजिए, उसमें से किसी एक बिंदु को आप स्थिर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर किसी एक बिंदु को स्थिर किया। अब इस बिंदु से स्थिर बिंदु के चारों तरफ समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को आप इसका क्या कह सकते हो बच्चों? वृत्त कह सकते हो। या बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को बच्चों क्या कह सकते हो? बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को बच्चों आप वृत्त कहते हो। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या होती है? अनंत बिंदुओं के समूह में से कोई एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी एक बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पर कई बिंदु थे, हमने एक स्थिर बिंदु ले लिया। मान लो इस स्थिर बिंदु का नाम हमने O कर दिया प्यारे बच्चों, और इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष समान दूरियों पर जितने भी बिंदु थे सबको हमने मिला दिया, एक बिंदु पथ बन के तैयार हो गया। तो बिंदुओं के बिंदु पथ को हम वृत्त भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को बच्चों। सबसे अच्छा होगा क्या? बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं? बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त का केंद्र क्यों? क्योंकि जो स्थिर बिंदु होता है बच्चों वही वृत्त का केंद्र कहलाता है। आपने वृत्त की परिभाषा पढ़ी। केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र का मतलब क्या? जिस स्थिर बिंदु से समान दूरियों पर स्थिर बिंदुओं का बिंदु पथ मिलाया जाता है बच्चों, उस स्थिर बिंदु को ही वृत्त का क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बातें आ जाइए। यहाँ पर त्रिज्या की बात कर लेते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चों? या मैं परिधि की बात कर लेता हूँ। परिधि किसे कहते हैं बच्चों? परिधि देख लीजिए, परिधि किसे कहा जाता है बच्चों? जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, उस बिंदुओं के बिंदु पथ पर एक चक्कर लगाने पर जो दूरी तय की जाती है प्यारे बच्चों, बिंदुओं के बिंदु पथ पर एक चक्कर लगाने पर जो दूरी तय की जाती है वही बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता क्या है? परिधि कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? एक चक्कर में जितनी वो दूरी तय करता है एक चक्कर में, उस बिंदुओं के बिंदु पथ पर या वृत्त पर, वही कहलाता है, इसका परिधि कहलाता है प्यारे बच्चों, परिधि कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, त्रिज्या की बात कर लूँ। यही बच्चों होता है, यही होता है, इसका परिधि होता है। जैसे उस दिन मैंने एक उदाहरण लिया था, अब आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों किस तरह से आप एक वायर से
एक वायर से कैसे आप बिंदु के बिंदु पथ को परिभाषित कर सकते हो या वृत्त को परिभाषित कर सकते हो प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक देखिए, हमने एक धागा लिया है, एक तार है। यहाँ पर आप देखिए, अभी इससे मैं एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको प्यारे बच्चों ये देखिए, बच्चों देखो ये तार है, हम कुछ देर के मान लेते हैं ये हमारा 1.5 फीट या हम कह सकते हैं 2 फीट का है, 2 फीट का तार है बच्चों। अब ये तार अब एक लेंथ, एक लंबाई में है, एक सीधी रेखा में है, तो एक रेखा ही कहलाएगी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो। कोई आकृति इस तरह की नहीं बन रही जो 2D और 3D के अंतर्गत आती है। अगर हम इसी को इस तरह से बना दें एक वृत्त के रूप में, इसी तार को अगर हम एक वृत्त के रूप में बना दें प्यारे बच्चों, तो ये एक ऐसा वृत्त बनेगा जिसकी परिधि बच्चों देख लो, तार देख लो, जितनी लंबाई की तार है बच्चों वही उसकी परिधि कहलाती है। यही कहलाएगी। अब ये परिधि कहलाएगी। अभी तक ये लंबाई में थी, अभी तार की लंबाई होती थी। अब ये तार की लंबाई जब आपने बच्चों इसको क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, ये वृत्त की परिधि होगी। जो ये तार दिखाई पड़ रहा, आपको जो तार दिखाई पड़ रहा होगा वही वृत्त की परिधि कहलाएगी, ठीक है। और वृत्त के अंदर का जो भाग होगा, यहाँ पर जो भाग होगा बच्चों, वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों। एक चक्कर पूरा करने पर, वृत्त के पथ पर एक चक्कर पूरा करने पर जो दूरी तय की जाती है वही वृत्त की परिधि कहलाती है। अब आ जाइए त्रिज्या के लिए बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सरकम सेंटर बच्चों, सरकमफेरेंस कहा जाता है, ये परिधि इसकी होती है वृत्त की। ये वृत्त की परिधि होती है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया बच्चों, ये वृत्त की परिधि होती है। और ये त्रिज्या की परिभाषा क्या बता सकते हो बच्चों। जो त्रिज्या की परिभाषा होगी बच्चों, आप यहाँ केंद्र से ले सकते हो कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या जब आपको मालूम हो गया बच्चों, अब आ जाइए परिधि से ही मैं कुछ और बातें परिभाषित करता हूँ। यहाँ पर चाप की बात करता हूँ, जिसे आर्क भी कहा जाता है बच्चों, आर्क कहा जाता है। तो आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, वृत्त का चाप क्या होता है बच्चों। ये जो परिधि का कटा हुआ भाग होता है, जैसे आप मान लीजिए बिंदु ए से वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हो, बिंदु बी पर पहुँचे बच्चों, ये परिधि पर ही घूम रहे हो आप, तो वृत्त के परिधि पर ये जो आपका ये इस तरह का परिधि पर कटा हुआ भाग होता है बच्चों, या परिधि पर जो लंबाई आप लेते हो वही वृत्त का कहलाता है, चाप कहलाता है। इसी को आर्क भी कहते हैं, ठीक है। ये वृत्त का क्या कहलाएगा बच्चों, चाप कहलाएगा। कहीं पर भी वृत्त के परिधि पर अगर आपने दूरी लिया, आप इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हो कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है बच्चों, वही कहलाती है वृत्त का चाप कहलाती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर चाप हो गया, और इसके बाद आती है बच्चों जीवा को देख लीजिए क्या कहते हैं, जीवा। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीवा किसे कहा जाता है। अब अगर दो चाप के बीच, अगर परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला दो, न्यूनतम जो दूरी होती है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों, वही कहलाती है वृत्त का जीवा कहलाती है, ठीक है। ये वृत्त की जीवा हो गई, ये भी वृत्त की जीवा हो गई। मैं एक अलग से बड़ा सा वृत्त लेता हूँ, देखिए जीवा, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त की बच्चों जीवा हो गई, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है बच्चों, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है। क्लियर है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो व्यास है। बिल्कुल, व्यास होने से पहले ये जीवा है बच्चों, व्यास तो है ही है, आप व्यास कह ही रहे हो ठीक है, लेकिन ये जीवा ही कहलाती है बच्चों, जीवा होती है। इसीलिए जब हम व्यास की परिभाषा की बात करते हैं तो व्यास की परिभाषा हम लोग यही देते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है बच्चों व्यास कहलाती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, व्यास कहलाती है। आप इसमें कोई डाउट नहीं कि अब कहोगे सर व्यास क्या जीवा है, बिल्कुल जीवा है, ठीक है। क्या सभी जीवाएं व्यास हो सकती हैं, नहीं हो सकती सभी जीवाएं, क्योंकि ये जीवा है तो
लेकिन ये व्यास नहीं कहलाएगी। ये भी जीवा है, ये भी व्यास नहीं कहलाएगी। ये भी जीवा है, ये भी व्यास नहीं कहलाएगी। लेकिन ये जीवा व्यास कहलाएगी क्योंकि वो केंद्र से होकर जाती है और वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है प्यारे बच्चों। इससे बड़ी जीवा वृत्त के अंतर्गत नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी बच्चों, क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। मुझे लगता है आपको ये छोटी छोटी परिभाषाएं अगर याद हैं बच्चों तो एकदम 100% मान के चलिए आपका ये जो मेंसुरेशन टॉपिक होता है, जब तक चित्र नहीं समझ में आता तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। अगर याद है तो ये मान के चलो आप 50% क्वेश्चनों को अपने आप से ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जब तक आप चित्र की कल्पना मेंसुरेशन पे नहीं कर पाते हो, चित्र कैसे बनना है इस क्वेश्चन का, अगर ये आप नहीं कल्पना कर पाते हो तब तक सवाल आप हल ही नहीं कर सकते। मतलब ये मान के चलिए वो आपके लिए असंभव हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल ज़रूर मिलेंगे कि आप बिना चित्र के हल कर सकते हो बच्चों, लेकिन जहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन, जहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत ये होगी कि अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता है और चित्र बनाने के बाद अगर ये छोटी छोटी परिभाषाएं भी बच्चों आपको नहीं मालूम है, तो ये 100% मान के चलिए कि आप उस चैप्टर से डरोगे भी और साथ में उसके क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो उस पर कॉन्फिडेंस आपका नहीं बन पाएगा। प्यारे बच्चों, ये आप चीज़ें जान लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वृत्त क्या होता है? वृत्त समतल पर स्थित बिंदुओं में से एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समान दूरियों पर स्थिर बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, या बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं बच्चों? जिस स्थिर बिंदु के सापेक्ष आप वृत्त समान दूरियों पर बिंदु लेते हो बच्चों, जिससे वृत्त का निर्माण करते हो, जिस बिंदु के सापेक्ष समान दूरियों पर बिंदु लिए जाते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त का केंद्र कहते हैं। परिधि क्या होती है? बिंदुओं के बिंदु पथ, या कह सकते हो वृत्त के एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी तय की जाती है बच्चों, वही दूरी उसकी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। या बिंदुओं के बिंदु पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बिंदुओं के बिंदु पथ की ही लंबाई को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चों? त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। स्मॉल आर से रेडियस होता है। चाप आर्क होता है। चाप क्या होता है? परिधि के कटे हुए भाग, परिधि के कटे हुए मतलब परिधि पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही इसका चाप है। ये चाप हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो सकता है बच्चों, ये चाप हो सकता है। मतलब कोई भी भाग अगर परिधि का कटेगा तो ये वृत्त का चाप ही कहलाएगा। परिधि ही होता है वो, लेकिन वो परिधि का कटा हुआ भाग होता है। छोटे छोटे भाग अगर कह सकते हो, वृत्त का कटा हुआ, परिधि का कटा हुआ भाग ही वृत्त का चाप कहलाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद जीवा की बात करें तो दो, आप ऐसे कह सकते हो कि दो चापों के बीच की न्यूनतम वृत्त पर या चापों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, कह सकते हो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है प्यारे बच्चों, वो कहलाती है वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर इसके बाद व्यास की बात कर लेते हैं। तो इसी जीवा में जो सबसे बड़ी वृत्त की जीवा होती है बच्चों, वो कहलाती है व्यास कहलाती है। क्लियर है? आशा करूँगा क्लियर है। व्यास जो होता है बच्चों, देख लीजिए, व्यास जो होगा बच्चों वो त्रिज्या का दुगना होता है। इसीलिए व्यास बराबर हम लिखते हैं क्या? व्यास बराबर लिखते हैं 2 गुणे त्रिज्या लिखते हैं, 2 गुणे त्रिज्या लिखते हैं। व्यास को बच्चों हम डायमीटर कहते हैं। इनका जानना इसलिए ज़रूरी है, जिनका जानना इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि इनके संकेत प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। इसीलिए व्यास को हम डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर बच्चों 2r होता है, यानी त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको जाननी ज़रूरी थी। चलिए अब फिर मैं वृत्त पर लौट के आता हूँ। आपको बताता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का परिधि कैसे निकाला जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि हमने बताया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, ये आपका जानना जरूरी है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल चित्रों के द्वारा समझेंगे कि अगर कोई वृत्त है बच्चों तो इसके अंदर का जो भाग है बच्चों, ये अंदर का जो भाग है वही वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, और परिधि क्या होती है? जो हमने अभी तार मोड़ा था बच्चों,
देखिए तार मोड़ा था तो तार की जो लंबाई ये इस तरह से गोलाकार बनी थी, वही लंबाई जो थी बच्चों, यही जो बनी थी लंबाई तार की, यही वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन करता है कंपटीशन में, या तो परिधि अगर किया भी तो वृत्त की परिधि के बारे में करेगा या उसके क्षेत्रफल के बारे में करेगा। एक छोटे लेवल का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, पहले इससे जानिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। परिधि की बात कर लें तो ये 2 पाई आर होता है बच्चों, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्या, आप देखिए त्रिज्या का वर्ग है और इंटू पाई है, और ये 2 पाई आर यानी त्रिज्या भी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई इंटू डी। डी का मतलब बच्चों व्यास, व्यास का मतलब 2r हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी अगर इसको लिखना चाहो तो पाई गुणे 2r लिख सकते हो। और 2r मतलब बच्चों अभी आपने पढ़ा था क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। ये व्यास बोला जा सकता है। इसको चाहे इस तरह से रखो 2 पाई आर रटो, और चाहे पाई इंटू डी रटो बच्चों, ये भी सही है, आप इतना जानते रहिएगा। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा सा पाई पे के बारे में चर्चा कर दे। पाई का मान 22/7 होता है, आप सबको सब मालूम है, पाई का मान 22/7 है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या इसकी परिधि जो पाई इंटू डी भी बोला जा सकता है। तो चलिए आते हैं इस पर, एक छोटे से क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन करेगा तो क्या कर सकता है। अब इस सूत्र को रटिए, इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन ही करेगा किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा। इसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करेगा, बिल्कुल फार्मूले पे रखना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पाई आर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र बच्चों क्या लिखोगे आप, क्षेत्रफल के लिए, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए बच्चों सूत्र क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर रखोगे। आपको पाई का मान बताया गया 22/7 होता है बच्चों, 22/7 होता है। आर के स्थान पे क्या रखोगे, आर के स्थान पे आप त्रिज्या कितनी दी गई है, रेडियस यानी त्रिज्या 7 का वर्ग लिखोगे बच्चों। 7 का वर्ग, ये देखिए 22 बटा हो गया 7, यहाँ पर 7 है बच्चों, और यहाँ पर 7 का वर्ग कर दो या 7 गुणे 7 लिख दो। 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि अगर परिधि भी पूछा है तो वृत्त के परिधि के लिए फार्मूला बच्चों, अगर फार्मूला याद है तो आसानी के साथ आप रख सकते हो। एक वृत्त की कल्पना अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक वृत्त जो है इसका केंद्र यहाँ पर माना ही जाएगा, और ये इसकी त्रिज्या, जो कि त्रिज्या आर की लंबाई बच्चों दी कितनी दी गई है, सवाल ने 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसने कहा इसकी परिधि बताओ और इसका अंदर का क्षेत्रफल बताओ, अंदर का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बोल दिया तो अंदर ही होगा, वो आपका अंदर का ही भाग बोलेगा कहीं ना कहीं, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, आपकी परिधि निकालते हैं। परिधि कैसे निकलेगा बच्चों, ये देखिए परिधि निकालेंगे 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर, 2 गुणे 22/7, और आर का मान बच्चों कितना है यहाँ पर, आर का मान 7 है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, ये क्लियर हो गया कि 44 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, परिधि आ जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी वृत्त का परिधि अगर पूछता है या क्षेत्रफल पूछता है बच्चों, आपको ये फार्मूला हमेशा सब पे लगाना है। चाहे ये क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के परिधि के लिए 2 पाई आर या पाई इंटू डी। डी का मतलब व्यास, अगर व्यास भी मालूम है डायरेक्ट आप पाई का मान रख करके आप उनका मान निकाल सकते हो। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वृत्त में आप, ये आपके एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं आपको इस पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन अभी इस तरह का नहीं हल कराऊंगा बच्चों, अभी आपको केवल बेसिक सूत्रों पे आपका अध्ययन करा रहा हूँ। आज आप इन्हीं सब चीज़ों को जानोगे, और इसके बाद जब अगले भाग में हम आएंगे तो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एपिसोड आप खिलवाड़ मत करना इस पर। आप इसमें जितने भी टॉपिक, जितने भी बातें की जा रही हैं बच्चों, परिभाषा के साथ साथ सूत्र को आपको रटना है। परिभाषा के साथ सूत्र को रटना है बच्चों। मज़ा तब आएगा जब आप सूत्र रटे रहोगे और परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक रटे रहोगे,
तो मुझे लगता है कि जब मैं आपको बड़े लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा वृत्त पर आधारित, तो ये निश्चित है कि आपको वो सवाल बड़ा लेवल लगेगा नहीं, पूरा का पूरा मेंसुरेशन भी ख़त्म हो जाएगा बच्चों, लेकिन आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि मेंसुरेशन बहुत कठिन है। आपके दिमाग से मेंसुरेशन कठिन की बातें ही निकल जाएगी। बस इतना ध्यान रहे, सूत्र याद हो, चित्र बनाना आता हो आपको, और इसके बाद इस पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो। ये बेसिक ही बातें की जा रही हैं जो कि एकदम एक लाइन के क्वेश्चन है ये बच्चों। आइए, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि बच्चों समझ में आ गई, तो इस पर जो क्वेश्चन और आगे बढ़ता है वो आपका बनता कौन सा क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है बच्चों। चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर वृत्तखंड के बारे में बता देता हूँ। वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, वृत्तखंड के बारे में आप आसानी के साथ लगा सकते हो। इस पर भी आपको कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं कि वृत्तखंड की कल्पना जिस भाग के क्षेत्रफल की बात करता है वो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, जैसे मैं वृत्तखंड का एक देखो चित्र बनाता हूँ। एक वृत्त बनेगा, नाम से ही अर्थ निकलता है। वृत्तखंड क्या होता है बच्चों, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का मतलब वृत्त का खंड। और बच्चों ये वृत्त का जो खंड होता है बच्चों, वो जीवाओं के द्वारा कटा रहता है। खंड की बात करें बच्चों, वृत्तखंड की बात करें, तो यहाँ पर वृत्तखंड की अगर मैं बात करूँ, तो वृत्तखंड की बात करूँ तो जीवाओं के द्वारा जो कटा हुआ भाग वृत्त का होता है। जीवाओं के द्वारा जो कटा हुआ भाग होता है वृत्त का, ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है। जीवा ने देखिए वृत्त को दो भागों में बांट दिया बच्चों। ये वृत्त का छोटा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ बच्चों, और ये ऊपर वाला भाग जिसको मैंने छायांकित नहीं किया है, ये वृत्तखंड ये भी होगा। बस ये आपका जो कहलाएगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा बच्चों, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और ये जो अंदर ये जो हमने छायांकित नहीं किया भाग, वो आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब बात आती है कि अगर इनके क्षेत्रफल निकाले जाएंगे, तो इस पर भी मैं लौट के आऊँगा बच्चों। केवल डायरेक्ट फार्मूलों का वर्क है। आपको इससे पहले इनके क्षेत्रफल को निकालने से पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। मैंने बोला था कि वृत्तखंड का आप चित्र के द्वारा समझिए कि वृत्तखंड क्या होते हैं। वृत्तखंड बच्चों ये क्या होता है, वृत्त का कटा हुआ भाग ही होता है, लेकिन वो जीवाओं के द्वारा कटा होता है। किसके द्वारा कटा होता है, जीवाओं के द्वारा कटा होता है। और अगर यहाँ पर मैं इसके दूसरे भाग की बात करूं, त्रिज्यखंड की बात करूं बच्चों, देखो नाम से अर्थ निकलता है। त्रिज्यखंड की बात करूं अगर, तो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड करता है वृत्त का, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आप कहोगे सर वो भी वृत्तखंड ही होगा। अगर त्रिज्याओं के द्वारा खंड कटेगा तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर अगर मान लीजिए त्रिज्याएँ इस तरह से एक वृत्त के भाग को काट रही है। देखिए यहाँ पर ये ओ ए ये वृत्त की त्रिज्या, ओ बी ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है, इसी ही वृत्त की त्रिज्या है। अब इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड कट रहा है बच्चों, ये देखिए इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड कट रहा है जिसको मैंने छायांकित किया है, वो त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। और कहोगे सर वृत्तखंड भी तो है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि वृत्त का कोई भी भाग कटेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बात जब वृत्तखंड की आएगी तो आपको केवल जीवाओं के द्वारा काटना होगा बच्चों। जीवाओं के द्वारा जो कटेगा वृत्तखंड, कभी भी अगर चर्चा किया क्वेश्चन कि वृत्तखंड ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, तो आप जीवाओं के द्वारा ही काटोगे, इसको आप त्रिज्यखंड के रूप में ही निरूपित करोगे। इसमें आप ये मत सोचिएगा सर ये भी वृत्त का कटा हुआ भाग है, ये भी वृत्तखंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये वृत्तखंड भी ये भी है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन का आप समझने का प्रयास करिए। ये त्रिज्याओं के द्वारा कट रहा है तो त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। जब त्रिज्यखंड की बात करेगी तो यही निकालोगे, और वृत्तखंड की बात करेगा तो ये आप फार्मूला, ये सूत्र या ये चित्र को समझने का प्रयास करोगे। प्यारे बच्चों मैं इस पर लौट के आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड के बारे में थोड़ा बता दूँ। ठीक है, त्रिज्यखंड के बारे में बता दूं बच्चों कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये देखिए त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड करता है वही त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड में दो त्रिज्यखंड होंगे, बिल्कुल। एक लघु त्रिज्यखंड होगा, देखिए यहाँ पर एक देखो इसके यहाँ सामने की तरफ जो ये भाग कट रहा है त्रिज्यखंड, ये लघु हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जो यहाँ पर कोण बनेंगे केंद्र पर वो न्यून कोण बनेगा, और अधिक कोण वाला जो त्रिज्यखंड वाला भाग होगा वो बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, और ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा जो अधिक कोण वाला होगा। यहाँ पर ये देखिए न्यून कोण वाला होगा। ठीक है, ये त्रिज्यखंड ये यहाँ पर। अब बात आती है कि त्रिज्यखंड में कितनी बातें करता है बच्चों। त्रिज्यखंड जान लेना इसलिए ज़रूरी है, 3 बातें इसमें करता है। पहली बात क्या करता है, पहली बात तो ये करता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है।
एकदम ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरी बात, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछता है। चाप की लंबाई पूछता है बच्चों, एक बात ये, ठीक है। तीसरा क्या पूछता है बच्चों, त्रिज्यखंड की परिधि पूछता है, परिमाप पूछता है। त्रिज्यखंड का परिमाप पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, परिमाप पूछता है, ठीक है। ये 3 बातें करता है और तीनों को आप चित्रों के द्वारा समझना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इनके सूत्र भी जानने आपके लिए ज़रूरी है। आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये देखिए त्रिज्याओं से जो हमने छायांकित भाग किया था वो त्रिज्याओं के द्वारा जो कटा हुआ भाग होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। और ये देख लीजिएगा यहाँ पर कोण देगा ज़रूर। जैसे एक वृत्त अगर मैं लूँ यहाँ पे बच्चों, इसको थोड़ा मैं फिर से मिटा करके बनाता हूँ कि अगर त्रिज्यखंड का आकृति देगा या वो त्रिज्यखंड की चर्चा करेगा बच्चों, केंद्र का कोण जरूर देगा वो। केंद्र का कोण, अगर क्षेत्रफल की चर्चा किया है तो केंद्र का कोण जरूर देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी कोण देगा, कोण मतलब मैंने थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर बात कर रहा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होगा। जब इसकी बात करेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप समझ पाए, त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का कटा हुआ भाग होता है, त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का जो कटा हुआ भाग होता है बच्चों, वो त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल कैसे निकाले, ये देखें, ये कटा हुआ भाग, ये क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थीटा यहाँ पर कोण है, केंद्र का कोण है। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा बच्चों, यदि वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आसानी से बता लोगे। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल रटना आसान है। बस क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कोण होता है त्रिज्याओं के द्वारा, इस कोण को, क्योंकि आप पूरे वृत्त को नहीं ले रहे हो, आप उतने भाग को ले रहे हो जहाँ पर त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों, थीटा अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर गुणे आप थीटा कर देना और बटा कितना कर दोगे बच्चों, 360 कर देना। इतना ध्यान रहे, थीटा बटे 360 इसके साथ बढ़ा दिया जाएगा और ये आ जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको वृत्त के अंतर्गत ये कट रहा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का प्रयोग करना ही बच्चों है। साथ में आपको केंद्र का कोण जो यहाँ पर जीवा के द्वारा, ये चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है बच्चों, वो कोण भी लेना है, केंद्र का कोण, जहाँ थीटा क्या है, थीटा केंद्र का कोण है या त्रिज्याओं के द्वारा बना केंद्र पर कोण है। थीटा केंद्र पर बना कोण, क्लियर। चलिए, जिस भाग के अगर आप इस दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहोगे तो ये आपका यहाँ पर कोण लिया जाएगा जो कि 360 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्लियर है, ये ध्यान रहे। लेकिन हमको इसकी बात कर रहे हैं, मैं अभी इस समय इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ तो इसीलिए थीटा का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की बात करते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई मतलब बच्चों यहाँ पर चित्र के द्वारा समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चाप की लंबाई बच्चों केवल इतने से बात होगी। चाप का मतलब हमने परिभाषा बताया था कि परिधि का जो कटा हुआ भाग होता है, परिधि का जो कटा हुआ भाग होता है बच्चों, यही वृत्त का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है। वृत्त का चाप जो होता है वो क्या होता है, परिधि का कटा हुआ भाग होता है, ठीक। अब अगर आपसे ये कहा गया त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, तो वृत्त के इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई मतलब इतना, तब आप देखिए ये परिधि का ही कटा हुआ भाग है, तो आपको मालूम वृत्त का परिधि जो होता है बच्चों 2 पाई आर होता है। इतना प्रयोग करोगे और साथ में आपको इतना करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 से, यहाँ पर थीटा बटे 360 से गुणा करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आ गई, क्लियर, ये ध्यान रहे आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है बच्चों। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चाप को हम यल से व्यक्त करते हैं, वृत्त के चाप को किससे व्यक्त करते हैं, यल से व्यक्त करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, वृत्त के चाप को यल से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल यल से व्यक्त किया जाता है। अब अगर आपसे ये कहा गया कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा बच्चों, देखो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। कहने का मतलब जितने दूर आपको त्रिज्यखंड दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर उसकी जितनी भी बाउंड्री दिखाई पड़ रही है उनका योगफल कर दो,
वही त्रिज्यखंड का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे देखिए ये त्रिज्यखंड पूरा है बच्चों, ये त्रिज्यखंड पूरा है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या और प्लस ये चाप, इन तीनों का योगफल ही त्रिज्यखंड का क्या कहलाएगा बच्चों, परिमाप। अगर चाप पूछता है, त्रिज्यखंड की लंबाई पूछता है तो चाप ही निकालना है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड का परिमाप बच्चों पूछ लिया तो परिमाप में बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, अर्थात त्रिज्या, ये त्रिज्या जोड़नी पड़ेगी और यल को जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब बच्चों इसका परिमाप जो होगा यल प्लस किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। ये कहलाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर परिमाप या परिध, अगर त्रिज्यखंड के परिध की बात या परिमाप की बात करता है बच्चों, तो ये देखिए, अब आप देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप का मतलब होता क्या बच्चों, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का माप। जितने आकृतियों से त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, जितने भागों से, आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निर्माण हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्यखंड के भाग में ही है, इसलिए तीनों को जोड़ोगे तो ये त्रिज्यखंड का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। आइए इन पर एक एक आपको सवाल बता देते हैं, बिल्कुल आसान सा, और इसके बाद कल से जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसका लेवल बढ़ा करके बच्चों। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा बच्चों, बेसिक जितना मजबूत कर लोगे, इस सूत्रों को जितना अच्छे से अच्छा समझ लोगे प्यारे बच्चों, उतना ही आपके लिए मदद करेगा। सूत्र याद हो, चित्र में क्या इसने चाप की लंबाई बोला है ये जानना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब उसका चित्र भी बनाना सीख जाओ, तो जाकर के आपको आसानी के साथ बड़े सवालों में समझ में आता है। बच्चों ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो एक और फार्मूले से निकाला जाता है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान सा फार्मूला है कि कभी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर किसी ने कहा तो बच्चों 1/2 यानी चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या, चाप गुणे त्रिज्या, ये करना आपको। क्या होता है 1/2 और बराबर हो जाएगा 1/2 यल गुणे आर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। यल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर यल जो होता है चाप की लंबाई होती है और आर क्या होता है, उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, यल जो होता है चाप की लंबाई होती है और आर क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ये इतने फार्मूले यदि आपको याद है, और चित्र कैसे मैंने आपको चित्रों में बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये इसका अंदर का भाग जो त्रिज्याओं के द्वारा कट रहा है। जैसे आप देखते हो तरबूज को काट लो, एकदम तरबूज खिलाने वाले लोग कहते या बेचने वाले लोग क्या करते हैं, जब आपको चेक करवाते हैं बिल्कुल ऐसे ही काटते हैं चाकू से। आप देखिए त्रिज्यखंड के रूप में निकलता है वो, बिल्कुल ऐसी आकृति, वो जो क्षेत्रफल जो तरबूज का निकला हुआ भाग होता है वो त्रिज्यखंड के रूप में होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन पर हम एक एक फार्मूला, एक एक सवाल आपको बताते हैं, जिससे आपके ये फार्मूले याद हो जाए बच्चों। बिल्कुल आप इस पे अगर एक एक सवाल लगा लेते हो तो आसानी के साथ इस पर बड़े भी सवाल आप लगा लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मौखिक ही बोलेंगे बच्चों, कुछ नहीं, आपको इसमें ध्यान और कुछ नहीं देना, केवल सूत्र पर आधारित है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान देंगे बच्चों, या ऐसे मैं आकृति ही बना देता हूँ, ऐसे आकृति बना देता हूँ। यदि मैं कहूँ निम्न आकृति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि थीटा बराबर 60 अंश तथा त्रिज्या आर बराबर बच्चों हम कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी बच्चों। आकृति अभी मैं बना भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने आकृति का नाम लिया है। तो आकृति कैसे बनेगा बच्चों, ये देखिए इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पर केंद्र का कोण बच्चों थीटा, यहाँ पे थीटा बोल रहा है, चलो, और यहाँ पर ओ हो गया, ए हो गया बच्चों, बी हो गया। अब आपसे ये कह रहा है आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए कह रहा है।
ठीक है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसका मान कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है आपके लिए, मैंने आपको बताया था। इसके लिए या तो 1/2 L गुणे R का प्रयोग कर लो। क्यों? क्योंकि आपको अगर चाप मालूम होगा तब लगा पाओगे, R तो मालूम है लेकिन आपको चाप की लंबाई मालूम नहीं है, तो इसलिए आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, डायरेक्ट इसका प्रयोग करोगे। अब अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बिल्कुल फार्मूले पे रख दीजिए। का क्षेत्रफल बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका पाई R² θ/360 होता है बच्चों। बिल्कुल पाई के स्थान पे 22/7, ठीक है। R के स्थान पे बच्चों कितना लेना हमको, R के स्थान पे हमको कितना लेना, या पाई का मान मत रखो, हमको इसको ऑप्शन के अनुसार रखना होता है बच्चों। R के स्थान पे क्या रखना बच्चों, त्रिज्या 18 है, 18 का वर्ग रखा जाएगा। थीटा के स्थान पे आपको रखना है बच्चों कितना, 60 रखना है, और यहाँ पर 360 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अंश लगा सकते हो बच्चों, ये अंश होना चाहिए, यहाँ पर अंश होना चाहिए, ठीक है। इनका मान रखा जाता है, अंश होना चाहिए, ये ध्यान रहे। थीटा जो मान होगा वो आपका अंश के रूप में निरूपित किया जाएगा। अब ये 60 अंश है बच्चों, ये 300, ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 चौके 36, यानी आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 आ गया। अब आपके पास इसको आगे सॉल्व करोगे तो पाई गुणे 18 कर लो बच्चों, और नीचे बचा कितना, 6 त्रिक 18 बच्चों, और 18 3 54 आ जाएगा, 54 पाई आ जाएगा। यही इसका आ गया क्षेत्रफल, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी ढंग से रख सकते हो, एकदम एक लाइन का सवाल, लेकिन अगर आपको सूत्र मालूम है तब। अब यहाँ पर 54 पाई हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 54 पाई। अब ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रहे आपको। अब थोड़ी बातें और जान लीजिए। इसी सवाल में अगर ये कहता कि आप क्या निकालिए, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अर्थात ये निकालिए बच्चों, अगर ये कहता निकालने के लिए, तब आप ये फार्मूला प्रयोग करते। क्या करते देख लीजिए। यहाँ पर अगर ये कहता त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लिए होंगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करता हूँ। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है। अब क्या कर, यहाँ पर सूत्र क्या रहेगा बच्चों, 2 पाई R θ/360, ये फार्मूला हो गया। यहाँ अंश लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर क्या है, 2 पाई के स्थान पे कुछ मत रखो, पाई के स्थान पे पाई ही रखो। और अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, अगर पाई का मान ऑप्शन में नहीं है तो आपको पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा, या 3.14 रखना पड़ेगा। इसके बाद R का मान बच्चों कितना है, 18 सेंटीमीटर यहाँ दिया ही गया है। थीटा का मान 60 है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 360 अंश, यानी 36 छक्का, यहाँ पर देखो 6 चौके 36, 6 आ जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा बच्चों, और 3 दूना 6 पाई, 6 पाई सेंटीमीटर जो आ जाएगा बच्चों, वो क्या आएगा, इसका चाप की लंबाई, अर्थात ये हो गया, ये चाप की लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो, चाप की लंबाई आपको मालूम होगी। दूसरी बात, चाप की लंबाई मालूम हो गई, ये भी क्लियर हो गया, क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया। क्षेत्रफल लेकिन इस सूत्र से क्लियर हुआ बच्चों, इस सूत्र से नहीं क्लियर होगा। अभी मैं इस पर भी एक क्वेश्चन बोलूँगा जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कभी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, अगर चाप की लंबाई दे रहा है, ठीक है, और त्रिज्या दे रहा है, तो आप आसानी के साथ डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए आते हैं इसका तीसरे सूत्र पर। अगर यही सवाल ये कहता कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा बच्चों, तो आपको केवल इतना करना है। ये देखिए, ये इसकी त्रिज्या कितनी बच्चों, सवाल ने 18 दिया है, और ये कितना दिया है, 18 दिया है, और आपने चाप की लंबाई यहाँ पर, ये देखो चाप की लंबाई आपने निकाला कितना, 6 पाई निकाला है, यहाँ पर 6 पाई निकाला बच्चों, ये 6 पाई आया है। अब आप तीनों को जोड़ दो तो यही क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के परिमाप, ठीक है। त्रिज्यखंड का परिमाप जो हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा। बिल्कुल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करेगा तो आपको ये इधर की त्रिज्या जोड़नी होगी, और क्या जोड़नी होगी, ये चाप की लंबाई भी जोड़नी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपने वृत्त का चाप की लंबाई निकाला है, 6 पाई आया है। अब अगर आपको इसी सवाल में ही बढ़ा दिया जाए कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो त्रिज्यखंड का परिमाप देख लीजिए, केवल आपको सूत्र पे रखना है, क्योंकि आपने बारी क्रम से निकाल लिया है त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है। ये देखिए, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो गया बच्चों, आपको यल यानी चाप कितना है बच्चों, ये 6 पाई आई। क्लियर? आपको सूत्र मालूम है, यल + 2R होता है बच्चों,
ये सूत्र है त्रिज्यखंड के परिमाप का। अब यल के स्थान पे आपको कितना रखना है बच्चों, यल के स्थान पे चाप की लंबाई अभी अभी आपने निकाला 6 पाई और प्लस 2 गुणे 18 बच्चों, आर का मान कितना 18 है, गुणा कर दोगे ये 6 पाई हो जाएगा और प्लस 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा इतना होगा 6 कामन हो जाएगा, पाई प्लस 6 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इतने सेंटीमीटर आ गया। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से सवाल क्लियर हो गया होगा। अब इतना ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो आप, जब तक इसका सूत्र ना याद हो जाए। जब तक मैंने ये जो सवाल, एक ही सवाल लिया लेकिन इसी सवाल पे 3 सवाल बना दिया। प्यारे बच्चों आप इसी को 2 से 3 बार रिपीट करो। मेरी गारंटी है अगले वीडियो में यदि मैंने बड़ा लेवल भी उठाया तो वो आपको पूर्णतः समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको केवल इतना करना है कि सूत्र को, परिभाषा को रटना है, किसको क्या कहा जाता है ये रटना है, जिससे कॉन्सेप्ट आगे आपको बताने की जरूरत ना पड़े, आप खुद लगा सको बच्चों। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम फिर इतने टाइम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।